गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल लाइफ। तो हमने क्लास 7th का साइंस चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। इसमें मैंने 2 वीडियोज़ ऑलरेडी बना दिए हैं, किंतु इधर कुछ व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। पर अब ये सीरीज़ स्टार्ट रहेगा। चलिए जहाँ हमने छोड़ा था वहाँ से शुरू करते हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। प्लांट्स अपने सराउंडिंग से रॉ मटेरियल करके फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं। You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. Can you guess why algae are green in color? They contain chlorophyll, which gives them the green color. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. तो आपने देखा होगा कि जब कहीं पानी लग जाता है, थोड़ा बहुत पानी रहता है, तो वहाँ पे ग्रीन पैचेस के समान कुछ आ जाते हैं। उसी के बारे में बताया गया है कि उसे एल्गी कहा जाता है। और वो एल्गी ग्रीन होते हैं कलर में, क्यों? क्योंकि उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, वो भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमने देखा था कि जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। हमने देखा था CO2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स C6H12O6, अर्थात वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करके क्लोरोफिल और सूर्य की उपस्थिति में वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो बात आता है कि क्या कार्बोहाइड्रेट हमेशा बनते हैं? लेकिन हम तो प्रोटीन भी लेते हैं, विटामिन भी लेते हैं, मिनरल्स भी लेते हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। You have just learned that plants synthesis carbohydrate through the process of photosynthesis. अभी अभी हमने देखा है कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats, but proteins are nitrogenous substances which contain nitrogen. From where do plants obtain nitrogen? अब यहाँ पे हम ये बताया कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है का C6H12O6। अब के इस्तेमाल करके अन्य कंपोनेंट्स ऑफ फूड बनाने हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, विटामिन्स, मिनरल्स। लेकिन यहाँ की प्रोटीन जो है सबस्टेंस है। इट मीन्स कि प्रोटीन बनाने के लिए हमें नाइट्रोजन की भी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अभी तक तो प्लांट्स के पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन ही है। तब नाइट्रोजन कहाँ से है? तो चलिए जानते हैं नाइट्रोजन कहाँ से आता है, ताकि जो प्रोटीन बनता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it to the soil. हम सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो सबसे अबंडेंट 78% होता है एटमॉस्फेयर में। लेकिन इतना नाइट्रोजन होने के बावजूद प्लांट जो है वो खुद से नाइट्रोजन नहीं ले सकता। जिस तरह से प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, उस तरह से वो नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। फिर तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन नेचर में ऐसे सभी सिस्टम हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो क्या सॉइल में जो है कुछ बैक्टीरिया होते हैं
और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको लेते हैं और उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको प्लांट्स आसानी से ले सकते हैं। जैसे जिस तरह से सॉइल्स, प्लांट जो है वो सॉइल से न्यूट्रिएंट ले लेता है वाटर के साथ में, उसी तरह से ये जो सॉइल के अंदर रहने वाला बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को ले लेते हैं और उसको सोल्यूबल फॉर्म में बना देते हैं ताकि उसको मिट्टी में एक्यूमुलेट जा सके और प्लांट उसको वाटर और न्यूट्रिएंट्स के साथ में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह से प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा आ जाती है। These are absorbed by plants along with water. Also you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to this soil. In this way the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. Plant can then synthesize proteins and vitamins. तो जो भी बात मैंने बताई है वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजनस, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन उसको लेते हैं और उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। साथ ही एक और बात यहाँ पे ये है कि आपने देखा होगा कि बहुत से जो फार्मर्स है वो अपने खेत में खाद छींटते हैं, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा उसको बढ़ाया जा सके, और इस तरह से प्लांट्स के अंदर जो है नाइट्रोजन की मात्रा फुलफिल हो जाती है और तब प्लांट जो है वो आसानी से प्रोटीन्स और अदर कंस्टिट्यूएंट्स बना सकते हैं जिसमें नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो अब तक हम दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख चुके हैं। एक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट्स आते हैं और प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन था हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसमें हेटरो का मतलब होता है दूसरा, अदर्स, जिसमें हम सभी आते हैं, सभी जानवर इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जो अपने फूड के लिए किसी अन्य ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है, उसे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब आते हैं दूसरा मोड क्या है, क्या और भी कोई तरीके हैं जिससे पौधे अपना या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन ले सके, अपना न्यूट्रिएंट्स कर सके। There are some plants which do not have chlorophyll. They cannot synthesize food. How do they survive and from where do they derive nutrition? अब हमने जो यहाँ तक अब तक ये पढ़ा है कि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होते हैं, सभी प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे आई कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, और हम भी जानते हैं कि जब तक क्लोरोफिल नहीं होगा तब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो वो अपना भोजन खुद बना भी नहीं सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन? तो फिर वे अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? भोजन सभी के लिए ज़रूरी है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी को भोजन चाहिए, और कुछ प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होते नहीं हैं, तो फिर उन्हें कहाँ से भोजन मिले? लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स, दे यूज द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमारी तरह, जैसे ह्यूमंस और एनिमल्स की ही तरह, ऐसे प्लांट जो होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वो भी अपने भोजन के लिए प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं, और वे भी कौन सा तरीका अपनाते हैं? हेटरोट्रॉफिक का तरीका ही अपनाते हैं, अर्थात वो भी हम ही ह्यूमंस या एनिमल्स की तरह ही अपना न्यूट्रिशन करते हैं। Look at figure 1.5. Do you see a yellow wiry branched structure twining around the stem and branches of a tree? This is a plant called Cascata or Amarbel. तो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये जो पेड़ है इसके ऊपर जो
येलो रंग का जो लगा हुआ है वो क्या है, यही जो प्लांट है जिसको अमरबेल कहते हैं, कैस्कटा कहते हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है और ये दूसरे पौधे पर चढ़कर इसमें ट्विनिंग करके उसी पौधे से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plants on which it is climbing. इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है इसलिए अपना भोजन नहीं बनाते हैं, तो ये क्या लेते हैं, रेडीमेड फूड लेते हैं जिस प्लांट्स पे वे चढ़ते हैं। द प्लांट ऑन विच इट क्लेम्स इज कॉल्ड द होस्ट। और ये टर्म आप याद रखिएगा, द प्लांट्स ऑन विच इट क्लेम्स इज कॉल्ड द होस्ट। जिस पौधे पे वे चढ़ते हैं उन्हें होस्ट कहा जाता है। सिंस it deprives the host of valuable nutrients, Cascata is called parasite. And we and other animals also a kind of parasites. You should think about it and discuss with your teacher. तो जिस पौधे पे वे चढ़ते हैं उन्हें होस्ट कहा जाता है। तो हर तरह जितने प्रकार के पौधे हैं जिस पे भी वो चढ़ते हैं, वैसे पौधे जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, अगर वे दूसरे पौधे पे चढ़ते हैं उन्हें होस्ट कहा जाता है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कैस्केटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। क्योंकि ये जो है जिस पेड़ पर चढ़ते हैं उसी को भोजन नहीं ले लेते, बस उसी के भोजन को खुद ले लेते हैं, उसके लिए नहीं छोड़ते हैं, इसलिए कैस्केटा को पैरासाइट कहा जाता है। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट? क्या हम और जो दूसरे एनिमल्स है वो भी एक तरह के पैरासाइट है? इसके बारे में आप टीचर से डिस्कस कीजिए। पहले wants to know whether mosquitoes, bed bugs, lice and leeches that suck our blood are also parasite. पहले ये जानना चाहती है कि क्या जो मॉस्किटोज है, बेड बग्स है, लाइस जो जू है, लीचेस है, जो हमारे ब्लड को सक करते हैं, क्या वह भी एक पैरासाइट है? तो यस, दे आर ऑल्सो अ पैरासाइट। हैव यू सीन और हर्ड Have you seen or heard of plants that can eat plants? क्या आपने कभी ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो दूसरे जानवरों को खाते हैं? There are a few plants which can trap insects and digest them. कुछ ऐसे पौधे हैं जो इंसेक्ट को अपने अंदर ट्रैप करके और उसे डाइजेस्ट कर सकते हैं। Is it not amazing? क्या ये आश्चर्यचकित कर देने वाला नहीं है? Such plants may be green or some other color. Look at the plant in figure 1.6. The pitcher-like or jug-like structure is the modified part of leaf. The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher. ये जो फिगर 1.6 में आप देख रहे हैं, यही वो प्लांट है जो जानवरों को खाते हैं। तो इसका जो जग लाइक स्ट्रक्चर है उसका मॉडिफाइड पार्ट है लीफ का। ये जग लाइक स्ट्रक्चर जो है, और ये जो लास्ट में होता है इसको एपेक्स कहते हैं। ये जो ढक्कन की तरह बना हुआ उसको एपेक्स कहते हैं। और ये एक लीड का काम करता है, मतलब कि अगर कोई इंसेक्ट यहाँ पे आकर बैठता है तो एकदम अंदर चला जाता है, उसमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये लीड अपने आप बंद हो जाता है और उसमें वो इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है और प्लांट्स को डाइजेस्ट कर जाते हैं। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. The lid closes, the insect is trapped. क्या होता है कि इसके अंदर जो अपने जग लाइक स्ट्रक्चर, इसमें बहुत सारे हेयर होते हैं
और ये हेयर क्या करते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप करने में मदद करते हैं। जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पे लैंड करता है, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उसको अपने तरफ खींचता है और अंदर जग के अंदर वो चला जाता है, और उसी टाइम में ये लीड बंद हो जाता है, और बंद होने के साथ ही वो इंसेक्ट जो डाइजेस्ट हो जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous plants. और ये इंसेक्ट डाइजेस्ट कैसे होते हैं, तो उस पिचर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ऐसे डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं जो एनिमल्स को डाइजेस्ट करते हैं, और उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और ऐसे इंसेक्ट खाने वाले प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? क्या ये पॉसिबल है कि जो ऐसे प्लांट्स है वो सभी न्यूट्रिएंट्स को उन सॉइल से नहीं लेते जहाँ पे वो ग्रो करते हैं? कि विशेष रूप से ये प्रश्न है कि इंसेक्ट को खाने की क्या ज़रूरत है, जहाँ पे वो ग्रो करते हैं उस सॉइल के अंदर ये बहुत से न्यूट्रिएंट्स हैं, उन्हें भी वो लेकर अपना न्यूट्रिशन कर सकते हैं। बूझो इज कंफ्यूज्ड इफ द पिचर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स। बूझो को कंफ्यूजन हो रही है कि पिचर प्लांट तो ग्रीन है मतलब कि इसमें क्लोरोफिल है और ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करता भी है। देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट, तो फिर ये इंसेक्ट को क्यों खाता? तो इसमें तो कारण नहीं दिया, पर मैं आपको कारण बता देता हूँ कि जिस जगह पे ये पिचर प्लांट ग्रो करते हैं वो न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोसेंट होते हैं, वहाँ पे नाइट्रोजन नहीं होता, इसीलिए वे जानवरों को जो इंसेक्ट होता है जिनमें नाइट्रोजन होता है उन्हें वो ट्रैप करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और अपने नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, और इस तरह से वे भी अपने नाइट्रोजन को फुलफिल कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें तो अलग से नाइट्रोजन दिया नहीं जाता। और सॉइल में उन्हें, और जहाँ पे वे ग्रो करते हैं वहाँ पे सॉइल में ऐसे बैक्टीरिया भी नहीं होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में बदला जा सके। तो आज के लिए इतना ही। आगे 2 टॉपिक्स और बचे हुए हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह फिनिश हो जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, कोई सजेशन है या कोई और टॉपिक्स है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।